क्या होती है। अब सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो अभी हमने देखी, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिलीनिंग। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे फर्स्ट नंबर का था एनिलीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, कूलिंग रेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपिंग डिफरेंट सॉफ्ट एंड हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्लो कूलिंग रेट अबव द क्रिटिकल रेंज इन स्टील विल प्रोड्यूस पैरालाइटिक स्ट्रक्चर दैट इज सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो हमने आयरन कार्बन डायग्राम में भी समझा था कि जो पैरालाइट होता है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और स्लो कूलिंग की वजह से डेवलप होता है। Whereas the rapid cooling depends upon the steel composition will give a rise to a martensite और hard structure। तो रैपिड कूलिंग जहां पे होगी तो वहां पे, तो ये एक बेसिक आइडिया दिमाग में आप बिठा के रखिए या आप इसको जनरली याद करके रखिए कि जहां पे स्लो कूलिंग होगी वहां पे क्या होगा, आपका सॉफ्ट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे कि आपका परलाइट बोल सकते हो या फेराइट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ही जहां पे हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो उस फास्ट कूलिंग के दौरान क्या डेवलप होगा, हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, जिससे कि आपका मार्टेनसाइट या मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो एक बेसिक आइडिया आप रखिए कि आपका स्लो कूलिंग मींस सॉफ्ट स्ट्रक्चर यानी कि परलाइट, फास्ट कूलिंग यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर मींस मार्टेनसाइट। क्लियर। तो ये हमारे हो गए बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के एनिलीनिंग के बारे में डेफिनेशन हो गए, बेसिक डेफिनेशन। अब इस जो स्ट्रेस हमारी जो हमने एनिलीनिंग के बारे में बात करी, तो एनिलीनिंग बेसिकली 4 तरह की होती है। उन 4 तरह की एनिलीनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि एनिलीनिंग जो होती है उसमें भी कई तरह की एनिलीनिंग की जाती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर की जो एनिलीनिंग होती है उसको कहा जाता है स्ट्रेस रिलीविंग एनिलीनिंग। तो जैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, जब हम किसी चीज को फैब्रिकेट करते हैं या किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग फोर्जिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग हैमरिंग या ड्यूरिंग किस एनी प्रोसेस, जो स्ट्रेस डेवलप होती है उस स्ट्रेस को हमको क्या करते हैं, रिलीव करते हैं या फिर हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं किसके थ्रू, एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू। उसी को कहा जाता है स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग। तो नंबर 1 देखिए, स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग और स्ट्रेस रिलीविंग relieves the stress produced by casting, quenching, मशीनिंग, कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग। तो इतनी प्रोसेस की वजह से जब भी स्ट्रेस डेवलप होगी किसी मटेरियल के अंदर या किसी कास्टिंग के अंदर, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग। स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग अप्लाइज इक्वली वेल टू फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो ये जो है मेटल्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आयरन होगा, ठीक है, जिसको हम फेरस मेटल्स बोलते हैं, और नॉन मेटल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आयरन नहीं होता। तो जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, ऐसे हम एलॉयज में भी हम इनका यूज कर सकते हैं ताकि हम इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सकें या स्ट्रेस को रिमूव कर सकें। फर्दर देखिए point number 3, stress relief is often desirable when a casting is liable to change dimension to harm degree during machining or use। तो वहां पे जिस जगह पे हमें मशीनिंग करना है वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें स्ट्रेस उसमें से रिमूव करना पड़ेगा कास्टिंग में से ताकि हम इजीली उसको मशीन कर सकें। फर्दर द स्ट्रेस इफ नॉट रिलीव्ड माइट ऑल्टर causes the wrappage और even failure of the casting। तो हम अगर इसमें से स्ट्रेस को रिमूव नहीं करेंगे, इंटरनल स्ट्रेस रिमूव नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, मटेरियल को क्या करेगा, ड्यूरिंग वर्किंग या हम यूजिंग के दौरान, जैसे आपका इंजन की बॉडी होती है, इंजन का आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक कास्टिंग से बनता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, होल करते हैं, पिस्टन ब्लॉक के लिए होल बनाते हैं, पिस्टन के लिए होल बनाते हैं। तो वहां पे अगर हम उसको स्ट्रेस रिमूव उसमें नहीं करेंगे या स्ट्रेस रिलीविंग एलिनिंग नहीं करेंगे तो वो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्रैक हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है। उसके बाद देखिए, थर्मल स्ट्रेसेस रिलीविंग रिक्वायर्स हीटिंग द कास्टिंग टू अ टेम्परेचर एट विच रिलैक्सेशन ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेस इज ब्रॉट अबाउट बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक स्ट्रेन। तो अगर कहीं पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, तो थर्मल स्ट्रेस मतलब कि ऐसी स्ट्रेस जो कि हीटिंग की वजह से डेवलप हो जाती है, ये पर्टिकुलरली हीट की वजह से डेवलप होती है, तो उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने में भी हमारा जो है स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग काम करती है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस रिलीविंग डज नॉट इफेक्ट द मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कास्टिंग एंड इट इज एसेंशियली वन ऑफ द क्रीप। The temperature required for stress relief of the casting varies from 0.3 MP to
0.4 MP where MP is the melting point of the cast melt or the alloy। तो हम क्या करते हैं, जब हमें स्ट्रेस रिमूव करना है तो ये जो क्या करता है, स्ट्रेस रिलीविंग एनिलीनिंग कभी भी माइक्रो स्ट्रक्चर को या मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। जैसे हम बात करते हैं एससीसीपी है आपका, एससीपी है या सीसीपी है, जो भी स्ट्रक्चर थे हमने पढ़े थे, हेक्सागोनल क्लोज पैच स्ट्रक्चर या जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, उसमें से स्ट्रक्चर्स में मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस नहीं आते। ये जो है वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। सिर्फ स्ट्रेस जो डेवलप होती है उस स्ट्रेस को रिमूव कर देता है कौन सा, हमारा स्ट्रेस रिलीविंग एनिलीनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेस रिलीविंग ऑफ द कास्टिंग वेरिंग फ्रॉम, तो जो टेम्परेचर चाहिए होता है 0.3 से लेकर के 0.4 तक होता है किसका, जो स्ट्रक्चर को हम, जिस स्ट्रक्चर की स्ट्रेस रिलीविंग कर रहे हैं उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसमें हम क्या करेंगे 0.3 या 0.4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उस टेम्परेचर तक हम उसको हीट करेंगे जिससे कि उसकी स्ट्रेस रिमूव हो जाएगी। मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट 100 है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से, यानी कि 30 डिग्री। हम 30 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे वहां पे, या उससे हम उसका टेम्परेचर रिमूव करेंगे। तो इसी तरह से आपकी स्ट्रेस जो है मटेरियल के अंदर रिमूव हो जाएगी, किस प्रोसेस के थ्रू, स्ट्रेस रिलीविंग एनिलीनिंग प्रोसेस के थ्रू। और इसको ये कहा जाता है, इसको रिकवरी प्रोसेस भी बोली जाती है। स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस आल्सो नोन एज रिकवरी प्रोसेस या रिकवरी। फर्दर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस एनिलीनिंग। तो प्रोसेस का मतलब समझ में आता है कि किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस के थ्रू हम एनिलीनिंग कर रहे हैं, या प्रोसेस के थ्रू ही ये सारी चीजें होती हैं। प्रोसेस एनिलीनिंग इज यूजुअली सब क्रिटिकल एनिलीनिंग एंड इज अप्लाइड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग टू सॉफ्टन एंड परमिट द फर्दर कोल्ड वर्किंग एज शीट एंड वायर इंडस्ट्रीज। तो जहां पे भी हमें वायर बनाने हैं, ठीक है, या फिर हमें शीट्स डेवलप करने हैं, तो वहां पे आपको डक्टिलिटी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डक्टिलिटी प्रोसेस, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ पे मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस एनिलीनिंग को करना पड़ता है। फेरस एलॉयज आर हीटेड टू अ टेम्परेचर क्लोज टू बट बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज 550 to 650 degree Celsius and are held at that temperature and then cooled usually in air in order to soften the alloy for further cold working as for wire drawing। तो हम क्या, जहां पे भी हमें वायर बनाने हैं, जैसे आपने देखे होंगे जीआई वायर्स आते हैं, इस तरह मेटल के वायर्स जो आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करते हैं और उसके बाद उसको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हीट सब क्रिटिकल टेम्परेचर तक रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस एनिलीनिंग का मतलब ये होता है, द प्रोसेस एनिलीनिंग एसोसिएटेड विथ ओनली partial recycling of the distorted ferrite, since mild steel contains only a small volume of the strained perlite, a high degree of softening is induced। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका क्रिस्टल्स थे उसको वापस रीगेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस एनिलीनिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी फेज चेंज। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फेज चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जितनी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी उसमें फेस चेंज नहीं होगा, हम उसको सॉलिड फेस में ही सारी चीजें करेंगे। एंड द कंस्टिट्यूएंट फेराइट एंड सीमेंटाइट रिमेन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर थ्रू आउट द प्रोसेस। तो फेराइट और सीमेंटाइट जो है वो स्ट्रक्चर में पूरे प्रोसेस में बने रहेंगे, कहीं पे भी इसमें हम उसका फेस चेंज नहीं करेंगे। एंड द लास्ट, द प्रोसेस एनिलीनिंग इज जनरली कैरिड आउट in either batch type or continuous furnace, usually within an inert atmosphere of the burned coal gas. Cast iron annealing pots may be used with their lids being luted on the with the clay। अब ये जो प्रोसेस एनिलीनिंग है इसको दो तरह से किया जाता है, या तो हम बैच में करते हैं, ठीक है, बैच मतलब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बैच बना लेते हैं कि चार के बैच होंगे, या फिर हम क्या करते हैं, एक बेल्ट सिस्टम होता है, इस तरह का एक बेल्ट सिस्टम होता है जिस बेल्ट में क्या होता है, आपका मटेरियल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई। तो इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल जो है आपका बेल्ट मूव करता जाता है और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है मटेरियल की होती जाती है या प्रोसेस एनिलीनिंग होती जाती है। एक जगह पे आपका बर्नर लगा होता है, यहाँ पे ये बर्नर क्या करता है, मटेरियल को हीट करता है और उसके बाद ये आगे मूव करता जाता है, तो धीरे धीरे करके वो उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है और इस तरफ से ये
कूलिंग होती जाती है। तो इस तरह से दो तरह से हम बेसिकली करते हैं प्रोसेस एनिलीनिंग। क्या किया जाता है, बैच में भी हम कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कंटिन्यूअसली भी उसको कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको हो गया हमारा प्रोसेस एनिलीनिंग। स्पेरोडाइजिंग, एज द नेम सजेस्ट स्पेरोडाइजिंग, ठीक है। स्पेरोडाइजिंग का मतलब होता है मीन्स इस तरह के स्पेयर्स के फॉर्म में या ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी स्ट्रक्चर को। जैसे हमने पहले भी आयरन कार्बन डायग्राम में देखा था, ट्रिपल टी डायग्राम में हमने ये चीज देखी थी कि जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। किसी तरह पे कहीं पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, कहीं पे आपके निडल शेप के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, कहीं पे आपके फ्लेक्स बनते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे स्पेरोडाइजिंग जो नाम है, ठीक है, स्पेरोडाइजिंग का मतलब होता है हम वहाँ पे स्पेयर से ग्लोबुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, हमारे जो भी एलिमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेरोडाइजिंग, एनिलीनिंग और स्पेरोडाइजिंग involves subjecting steel to a selected temperature cycle, usually within or near the transformation range, in order to produce spheroid और ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ द कार्बाइड इन द स्टील। ठीक है, तो जो भी कार्बाइड उसमें अवेलेबल होता है हम उस कार्बाइड को क्या करते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है कार्बाइड का, और उससे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। तो स्पेरोडाइजेशन करने से क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, स्टील की किस तरह की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। नंबर 1, इट इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी। तो जिस एप्लीकेशंस में हमें मशीनेबिलिटी की जरूरत है, कास्टिंग के बाद मान के चलिए हमें मशीनेबिलिटी करनी है या मशीनेबिलिटी मेटल्स में चाहिए या स्टील्स में चाहिए, तो वहां पे हम ऐसे एप्लीकेशंस में स्पेरोडाइजिंग ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है। नंबर 2, facilitates a subsequent cold working operation। तो cold working operation अगर हमें करना है, cold working means without heating the metal or steel, हम फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल्स पे या स्टील पे, तो उसको कहा जाता है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। ठीक है। नंबर 3, obtains a desired structure for subsequent heat treatment। ठीक है, अगर मान के चलिए हमें हीट ट्रीटमेंट भी करना है किसी प्रोसेस के लिए, तो हम हीट ट्रीटमेंट के पहले भी स्पेरोडाइजिंग को हम कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट अगर किसी में हमें करना है तो हम उसको स्पेरोडाइज करके भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि हीट ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से हो जाए वो। एंड नंबर 4, softens the tool steel and some of the air hardened alloy steel। तो ये क्या है, टूल स्टील को या alloy स्टील को सॉफ्ट भी कर देता है। अगर मान के चलिए टूल स्टील आपके पास अवेलेबल है और उसको आपको सॉफ्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस करोगे, जिससे क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका। नंबर 5, इट इंप्रूव्स द सरफेस फिनिश ड्यूरिंग मशीनिंग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पेरोडाइजिंग का मतलब होता है ग्लोबुलर फॉर्म या गोल गोल इस तरह से राउंड फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो कार्बाइड के बन जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो हमको जब उसको फिनिश करना होगा या मशीनिंग करना होगा, जब आप उसको मशीनिंग करोगे, इस तरह से फिनिश करोगे, तो ये जल्दी मशीन होगा क्योंकि ये गोल गोल या ग्लोबुलर फॉर्म में है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी स्टील में स्ट्रक्चर जो है इस तरह के पॉइंटेड निडल के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में, तो अगर आप इसमें फिनिशिंग करोगे तब क्या होगा, फिनिशिंग उतनी अच्छे से नहीं होगी। तो ये जो ग्लोबुलर फॉर्म है ये कार्बाइड का, ये हेल्प करता है हमारे इजिली मशीनिंग में। और अगर मशीनिंग इजिली से हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस फिनिश अच्छा मिलेगा आपको, और सरफेस फिनिश क्या करेगा, इंप्रूव सरफेस फिनिश ड्यूरिंग दी मशीनिंग। इसकी वजह से हमारा सरफेस फिनिश बढ़ जाएगा मशीनिंग के दौरान। नंबर 6, प्रिवेंट्स द क्रैकिंग ऑफ द स्टील ड्यूरिंग कोल्ड फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो आपको ये पता चल गया कि स्पेरोडाइजिंग का मतलब होता है ग्लोबुलर फॉर्म बनाना। ठीक है, और ग्लोबुलर फॉर्म की वजह से क्या होता है, मटेरियल जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, वो इजिली मशीनेबल हो जाता है। तो जैसे ही इजिली मशीनेबल होगा या सॉफ्टेबल होगा, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कोल्ड वर्किंग उसमें इजिली कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी मटेरियल में आपको कोल्ड वर्किंग करना है तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, या तो सॉफ्ट होना चाहिए, या तो आप किसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से उसको सॉफ्ट बना दो। तो स्पेरोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, स्टील को सॉफ्ट बना देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मटेरियल ब्रिटल है तो आप उसमें कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो स्पेरोडाइजिंग एक ऐसी ऑपरेशन है जो क्या करता है, ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है कार्बाइड को, जो कि इजिली हेल्पफुल होता है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन में। स्पेरोडाइज्ड स्टील हैज अ लोअर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ and a correspondingly higher relative elongation and reduction of the area than steel subjected to normal annealing। तो जो नॉर्मल एनीलिंग प्रोसेस होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल सॉफ्ट होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेरोडाइजिंग इज एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड फॉर हाई कार्बन टूल स्टील टू ट्रांसफॉर्म लैमिनार
Perlittic cementite into spheroidal type. Cementite spheroids are embedded in a matrix of ferrite. तो जब भी हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड कहाँ किया जाता है स्पेरोडाइजिंग, कहाँ यूज किया जाता है, हाई कार्बन टूल स्टील में। जैसे हाई कार्बन टूल स्टील में इसका यूज किया जाता है। और उस जगह पे हम कैसे करते हैं उसको, हम क्या करते हैं, जो आपका लेमिनार पेरेटिक सीमेंटाइट है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है स्पोराइडल टाइप में। ठीक है, तो जो लेमिनार का मतलब होता है प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं वो, तो उन प्लेट्स की फॉर्म में, लेमिनार फॉर्म में जो भी आपका सीमेंटाइट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्पेरोडाइजल या नोडुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मटेरियल स्ट्रक्चर जो है वो हार्डेबल हो जाता है और यूज करने के लायक बन जाता है। Further, this spheroidized condition is produced by the following method. तो इनको जब हम करना होता है तो क्या प्रोसेस होती है, उसकी मेथड्स यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखिए, हीटिंग द स्टील एंड then its prolonged holding at a temperature just below the lower critical line between 650 to 700 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन कार्बन डायग्राम को आप रिमाइंड करिए, तो जहां पे क्रिटिकल लाइन थी, क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन थी 650 टू 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहां पे हम उसको उस समय उस टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, बहुत समय के लिए उस टेम्परेचर पर बना के रखते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग वर्ड, इस प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत समय तक, लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टाइम। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं उस टेम्परेचर पे, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो इस टेम्परेचर के नीचे बना के हम रखते हैं उसको बहुत समय तक के लिए, और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन होने देते हैं वहां पे। उससे क्या होता है, विस्लिस्ट नो बेसिक फेज चेंज टेक्स प्लेस, सरफेस टेंशन कॉजेज द सीमेंटाइट पार्ट ऑफ द परलाइट टू एज्यूम अ ग्लोबुलर फॉर्म इन अ similar way in which the droplets of the mercury behaves when mercury splits on the flat of the surface। जैसे कि जो भी हमारे जब हम इसको हीट करते हैं और नोबल क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम उसके नीचे मेंटेन करके रखते हैं उसको बहुत समय तक, तो उसमें क्या होता है, जहां पे भी परलाइट जो आपका सीमेंटाइट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो आपका जो परलाइट अवेलेबल रहेगा उसमें जो उसके साथ जो सीमेंटाइट है, तो वो क्या होगा, आपका कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, ग्लोबुलर फॉर्म में या नोडुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। इस तरह से जैसे कि आपका मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी को अगर हम क्या करते हैं, अगर आप टेबल पे रख दो तो वो क्या होता है, इस तरह से उसका सरफेस ऐसा, सरफेस टेंशन की वजह से अगर आप सरफेस पर रख दोगे तो ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, प्रोलॉन्ग हीटिंग की वजह से उसका जो सरफेस है सीमेंटाइट का, वो कैसा बन जाता है, ग्लोबुलर फॉर्म में या राउंड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। इफ सम फॉर्म ऑफ द quenching treatment is given to steel prior to spheroidizing, the steel will be spheroidized more quickly। तो अगर हमें स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस को और क्विकली करना है, तो हम अगर क्वेंचिंग उसके पहले कर देते हैं, उसको मान के चलिए हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको क्वेंचिंग कर देते हैं वाटर में, ऑयल में, या फिर आपका ब्राइन वाटर में, सॉल्ट वाटर में, और उसके बाद हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं या स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो जल्दी और जल्दी उसमें ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है steel will be spheroidized more quickly and will produce much smaller globes of the cementite। तो स्मॉलर बहुत, जितने पार्टिकल्स आपके छोटे होंगे, जितने आपके एलिमेंट्स छोटे होते जाएंगे, उतना आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता जाएगा, कॉम्पैक्ट और मजबूत होता जाता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग स्पेरोडाइजिंग। स्मॉल सीमेंटाइट ग्लोब्स tends to improve surface finish during machining and also dissolved more quickly when carbon steel tool steel is ultimately heated for hardening। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस फिनिश अच्छा होगा, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स को फिनिश करना इजी है। ठीक है, जितने ज्यादा आपके पार्टिकल्स बड़े फॉर्म में होंगे या आपका साइज बड़ा होगा तो उनको फिनिश करना इजीली नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू स्मॉल पार्टिकल्स, और हम कह सकते हैं छोटे ग्लोबुलर फॉर्म के होंगे, तो उनको सरफेस फिनिश करना इजीली हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। सेकेंड प्रोसेस देखिए, हीटिंग एंड कूलिंग स्टील ऑल्टरनेटली बिटवीन टेम्परेचर दैट आर जस्ट अबव एंड बिलो द लोअर क्रिटिकल लाइन। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक प्रोसेस ये होगा जिसमें हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं कुछ टेम्परेचर पे, जिससे कि उसका सीमेंटाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लोबुलर फॉर्म में। अब दूसरे नंबर का जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2, उसमें हम क्या करते हैं, जो लोअर क्रिटिकल लाइन होती है उस टेम्परेचर के ऊपर
हीट करते हैं, नीचे हीट करते हैं, ऊपर हीट करते हैं, फिर नीचे कूल करते हैं, फिर ऊपर हीट करते हैं, फिर नीचे कूल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको टेम्परेचर उसका राइज करते हैं और डाउन करते हैं, राइज करते हैं, डाउन करते हैं। तो इस लाइन, इस लोअर क्रिटिकल लाइन के ऊपर और नीचे हम उसके टेम्परेचर को बार बार चेंज करते हैं, ऊपर नीचे चेंज करते जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस होती है। ये आपका सेकंड तरह का मेथड है, ये नंबर स्टेप नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 आप कह सकते हो, ठीक है। इससे भी आपकी स्पेरोडाइजिंग हो जाती है। स्टेप नंबर 3, हीटिंग टू अ टेम्परेचर अबव द लोअर क्रिटिकल लाइन 730 to 770 degree Celsius with subsequent holding at that temperature followed by slow cooling at a rate of 25 to 30 degree Celsius per hour to 600 degree Celsius। अब थर्ड जो स्पेरोडाइजिंग की प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो स्टील है उसको हम हीट करते हैं। लोअर क्रिटिकल लाइन जो होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, लोअर क्रिटिकल लाइन की बात करें, इस लाइन के ऊपर हम उसको हीट करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इस स्टेज पे ले आते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। अब स्लो कूलिंग जो रहेगी, वो स्लो कूलिंग कैसी होगी, उसमें हम 1 घंटे में 25 से लेकर के 30 डिग्री टेम्परेचर को, ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज को 1 घंटे में, 1 आवर में उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल, सॉरी 700 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 घंटे में उसमें हम 25 कम करेंगे, 675 लाने में हम उसको क्या करेंगे, 1 घंटा लेंगे। तो इस तरह की रेट ऑफ कूलिंग करते करते हम कहां तक लाएंगे, 600 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर के आएंगे, और जिसकी वजह से आपका क्या होगा, स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 तरह से हमने स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस को देखा, किस तरह से आप उसके सीमेंटाइट के पार्ट को आप क्या ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि मटेरियल जो है वो इजीली मशीनेबल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे उसमें डेवलप हो जाती, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर 3। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4, फुल एनिलीनिंग की बात करेंगे। यहाँ पे फुल एनिलीनिंग मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीटली फुल एनिलीनिंग प्रोसेस करेंगे। जैसे कि नाम बता रहा है फुल एनिलीनिंग, ये जनरली जो है फेरस मेटल्स में इसका यूज किया जाता है, फेरस अलॉय में हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो फुल एनिलीनिंग इंप्लाइज एनिलीनिंग अ फेरस अलॉय बाय ऑस्टेंटाइजिंग एंड देन कूलिंग स्लोली इन द फर्नेस इटसेल्फ थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी जनरली ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, फेरस अलॉय का, नॉन फेरस अलॉय का यूज कम किया जाता है, फेरस अलॉय को ज्यादा यूज किया जाता है। या आप कह सकते हो फेरस अलॉय स्टील जितने होंगे उसमें हम इनका ज्यादा यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और उसके बाद उसकी स्लोली कूलिंग करते जाएंगे। The austenizing temperature for hypoeutectoid steel is usually between 723 to 910 डिग्री सेल्सियस। तो आपका हमने देखा था जो आयरन कार्बन डायग्राम था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, हाइपोयूटेक्टॉइड और यहाँ पे था हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे था क्या था, कास्ट आयरन था। तो हाइपर यूटेक्टॉइड जो था, इसके लिए टेम्परेचर रेंज कितनी बताई गई है, 723 से लेकर के 910 डिग्री सेल्सियस तक, इस रेंज टेम्परेचर रेंज में हम उसको हीट करते हैं। और हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए टेम्परेचर रेंज क्या है, 723 टू 1100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर रेंज पे हम उसको हीट करेंगे। तो हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए, हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए टेम्परेचर रेंज अलग है, और हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए टेम्परेचर रेंज अलग है, ठीक है। तो आपको याद होगा, डायग्राम को अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट तक स्टील होता है, और इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कास्ट आयरन डेवलप होता है। तो ये आपको याद रखने वाली चीजें, तो जितनी चीजें आपको पुरानी रिकॉल होंगी तो आपको आगे की चीजें जल्दी समझ में आने वाली। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो आपको रिवाइज करते रहना है, पुरानी चीजों को रिवाइज करते चलना है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फुल एनिलीनिंग में क्या होता है, फुल एनिलीनिंग thus involves heating steel to a proper annealing temperature in the austenitic zone। तो ऑस्टेंटिक जोन का मतलब कौन सा जोन था, जिस डायग्राम में आपने देखा था, इस तरह से आपका एक जोन आता है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनता था, इसी जोन को कहते हैं हम क्या, ऑस्टेनाइट जहां पे होता है उसको कहते हैं ऑस्टेंटिक जोन, तक हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। नंबर 2, होल्डिंग द स्टील ऑब्जेक्ट एट दैट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट पीरियड डिपेंडिंग अपॉन इट्स थिकनेस एंड डायमीटर अबाउट 2.5 to 3 minutes per mm thickness so that it become completely austenite and then। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है हम क्या करेंगे, ऑस्टेनाइटिंग जोन टेम्परेचर पे ले जाएंगे, इस टेम्परेचर पे ले जाएंगे जहां पे ऑस्टेनाइट बनता है। लेकिन उस टेम्परेचर पे ले जाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 2.5 to 3 मिनट्स
रखेंगे किसके लिए, पर mm थिकनेस के लिए। तो हमें जितनी mm थिकनेस पे हार्डनेस चाहिए या एनिलिंग प्रोसेस करनी है उसके हिसाब से हम उसको रखेंगे। मान के चलिए हमें अगर 1 mm पे थिकनेस 1 mm थिकनेस की हार्डनेस चाहिए या 1 mm थिकनेस में एनिलिंग प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2.5 से 3 मिनट उस टेम्परेचर पर रखेंगे। और जैसे जैसे आपका यहाँ पे थिकनेस की या थिकनेस या डेप्थ बढ़ती जाएगी तो हम इसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 mm तक करना है तो यहाँ पे 6 मिनट्स तक उसको रखा जाएगा, उस टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखेंगे। तो डिपेंड करता है कि थिकनेस आपको कितनी चाहिए हार्डनेस की। नंबर 3, कूलिंग वेरी स्लोली द स्टील ऑब्जेक्ट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, प्रेफरेबली in the furnace or in any good heat insulating material till the object acquires the slow temperature। अब इसको जो हम कूलिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, या तो फर्नेस के अंदर जिस टेम्परेचर पे रख रहे हैं उस टेम्परेचर पे उसको बना के रखेंगे, ठीक है, बहुत समय तक उसी टेम्परेचर फर्नेस के अंदर ही कूलिंग होगी। तो यहाँ पे जो कूलिंग होती है वो फर्नेस कूलिंग की जाती है। मतलब कि आपको क्या रखना है, टेम्परेचर को बना के रखना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक इंसुलेटर इंसुलेटर का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होती, चारों तरफ से जो है हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती, ना अंदर से बाहर जाती ना बाहर से अंदर जाती। तो इस तरह के बॉक्स को कहते हैं इंसुलेटर या इंसुलेटिंग बॉक्स। तो ऐसे ऐसे बॉक्स में जैसे आपका ओवन होता है, ओवन भी एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, तो हम ओवन में भी इसको रख सकते हैं या उसमें भी हम कई बार इस तरह की प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है किस तरह से की जाएगी, या तो हम उसको फर्नेस में बना के रखेंगे या फिर हम क्या करेंगे, उसको एक इंसुलेटेड बॉक्स में रख देंगे। तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में आप उसको इस तरह से फिल करके रख दोगे और बहुत समय तक उसी टेम्परेचर वो बना रहेगा और धीरे धीरे करके स्लो कूलिंग है। ऑब्वियस सी बात है, हमने इंसुलेटर में रख दिया तो उसकी हीट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, और हीट बाहर नहीं निकलेगी तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगी। Because of the very slow cooling it involves, annealing becomes close to following the iron carbon equilibrium diagram. Slow cooling associated with full annealing enables the austenite to decompose at a low degree of supercooling to form। तो हमने जो आयरन कार्बन डायग्राम देखा था, उस आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा होगा कि एनीलिंग प्रोसेस की एक, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा किस जगह पे क्या प्रोसेस होती है आयरन कार्बन डायग्राम में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या क्या बनेगा, परलाइट प्लस फेराइट प्लस स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद परलाइट प्लस सिमेंटाइट स्ट्रक्चर बनेगा। तो हाइपोयूटेक्टॉइड जो स्टील था, फर्स्ट वाला हिस्सा जो फर्स्ट पार्ट था स्टील का, ठीक है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था हमने, ठीक है। तो जो आपका हाइपो वाला हिस्सा था उसमें जो होगा क्या क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा परलाइट प्लस फेराइट स्ट्रक्चर बनेगा, और हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील में क्या बनेगा, परलाइट प्लस सिमेंटाइट बनेगा। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में डेवलप होंगे, हाइपो और हाइपो। तो ये याद रखने वाली चीज है आपको, हाइपो और हाइपर, सॉरी दिस इज हाइपर। अब इसकी वजह से होगा क्या, फुल एनीलिंग करने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, ग्रेन साइज में चेंजेस आ जाएंगे, ग्रेन साइज पतले हो जाएंगे और रिफाइन हो जाएंगे। रिमूव्स द स्ट्रेन, अगर किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेन है तो फुल एनीलिंग से स्ट्रेन जो है वो रिमूव हो जाती है। जनरली जब हम टूल्स बनाते हैं या आप कोई नाइस बनाते हो तो उसमें हम इस प्रोसेस को जनरली करते हैं। इंड्यूसेस सॉफ्टनेस, कई बार सॉफ्टनेस को भी इंड्यूस करता है। इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी को चेंज कर देता है, इंप्रूव करता है। इंप्रूव फॉर्मेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। फॉर्मेबिलिटी का मतलब फॉर्मिंग प्रोसेस हम उसको इजीली कर सकते हैं, मशीनिंग का मतलब होता है मशीनिंग हम इजीली कर सके। एंड इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस लेकर के आता है एनीलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे 4 तरह के एनीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्या हमको देखना है हीट ट्रीटमेंट में नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हमने अभी देखा इसमें आपको सारी चीजें समझ में जाएगी। तो आपको ये टेम्परेचर लाइन थी उसमें लिखा हुआ था इस तरह से, देखिए ये टेम्परेचर लाइन है, ये आपका ऑस्टेनाइटिंग जोन था, ठीक है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनता है, इस ट्राइंगल के ऊपर ऑस्टेनाइट बनता है। और आप देखिए हम क्या करते हैं, इसी टेम्परेचर के आसपास काम करते हैं, सारी चीजें जो होती है इसी टेम्परेचर के आसपास की जाती है। तो देखिए ये हो गया आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए स्पेरोडाइजिंग हम जब कर रहे थे तो हमने क्या किया, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस देखिए यहाँ पे हो रही है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा इसमें। तो ये देखिए स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस कहाँ हो रही है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी एनीलिनिंग कहाँ होती है, आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे एनीलिनिंग हो रही है। फिर उसके बाद हार्डनिंग जो होती है उसके ऊपर हार्डनिंग होती है और उसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे सारी चीजें होती है। ये जो है आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके ही आसपास हम सारी चीजें करते हैं।
तो किस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको यहाँ पे देखिए, परलाइट दिखा, वो परलाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेमिनार। लेमिनार अभी मैंने आपको बताया कि लेमिनार रहता है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें हम, जब हम सीमेंटाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सीमेंटाइट जो होता है किस तरह फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लोबुलर फॉर्म में। ये आपको दिख रहा है सीमेंटाइट ऑफ परलाइट, ये ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए गोल गोल इस तरह से राउंड या सर्कुलर फॉर्म में, आप कह सकते हैं ग्लोब्स के फॉर्म में, स्मॉल बॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फेराइट ऐसा दिखता है, सीमेंटाइट, और परलाइट ऐसा दिखता है, सीमेंटाइट ऑफ परलाइट। तो इस तरह से कन्वर्ट होता जाता है स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस में। स्पेरोडाइजिंग का मतलब यही होता है कि इसको हम क्या करते हैं? ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीट ट्रीटमेंट में किस तरह से स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं।